हजारों गाने, अनगिनत अवार्ड्स और एक ऐसी आवाज जो आज के भारत की पहचान बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल की। पर सोचने वाली बात यह है कि जो कलाकार कामयाबी के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका हो, उसे असल में कौन सी चीज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के बाद कोई ऐसा कैसे कह सकता है? चलिए इस हैरान कर देने वाले बयान को थोड़ा और समझते हैं। ये बात एक ऐसे सुपरस्टार की सोच की नींव रखती है जिसके लिए परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है गाने की रूह को पकड़ना। हमें अक्सर लगता है ना कि सुपरस्टार बनने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ी एम्बिशन चाहिए होती है। लेकिन श्रेया घोषाल का सफर बताता है कि कभी-कभी कहानी बिल्कुल अलग होती है। ये कहानी है टैलेंट और सही वक्त पर मिले मौकों की। ये टाइमलाइन देखकर लगता है कि क्या जबरदस्त और तेज तरक्की हुई है, लेकिन असली कहानी ये है कि इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी ही नहीं। ये सब उनके माता पिता के भरोसे और एक के बाद एक मिलते गए सही मौकों का नतीजा था। तो सबसे जरूरी बात यही है, उनकी नींव कभी फेम या स्टारडम की चाहत पर नहीं, बल्कि संगीत के लिए एक सच्चे जुनून पर बनी थी। और इसी एक चीज ने उनके पूरे करियर को एक सही दिशा दी। तो ये जो सोच है, ये उनके काम में कैसे दिखती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस को लेकर उनकी फिलॉसफी क्या है, जहां वो कहती हैं कि इम्परफेक्शन में भी एक अलग आजादी है। अब ये स्लाइड देखिए, कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है कि वो स्टेज पर लिरिक्स भूल जाएं, और दूसरी तरफ है एक परफेक्ट परफॉर्मेंस का एहसास। वो कहती हैं कि ऐसा एहसास तो शायद 5-6 महीने में एक बार होता है। मतलब वो गलतियों को लेकर कितनी सहज हैं, लेकिन परफेक्शन का पैमाना कितना ऊंचा रखा हुआ है। ये किस्सा तो कमाल का है। ये बताता है कि उनके लिए एक लाइव कॉन्सर्ट का असली जादू क्या है। वो मानती हैं कि असली मजा ऑडियंस के साथ उस पल में एक सच्चा कनेक्शन बनाने में है, ना कि बिना कोई गलती किए गाना गाने में। और ये जो सच्चाई और ईमानदारी है ना, ये सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी उन्होंने कुछ बहुत मुश्किल और जरूरी नैतिक फैसले लिए हैं। श्रेया घोषाल के लिए ये सवाल तब बहुत ज़रूरी हो गया जब उनके सामने ऐसे गाने आने लगे जिनके बोल उन्हें सही नहीं लगते थे, कुछ हद तक गैर जिम्मेदाराना लगते थे। फिर उन्होंने बड़े बड़े ऑफर्स ठुकराने शुरू कर दिए, भले ही वो गाने कितने भी बड़े हिट क्यों ना बन सकते हों। उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर लिया, जहां उन्होंने पैसों और शोहरत से ऊपर अपने उसूलों को रखा। और फिर उनकी ये सोच सिर्फ गानों तक ही नहीं रहती, बल्कि वो भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बड़े सिस्टेमिक इशू की तरफ भी हमारा ध्यान खींचती हैं। उन्होंने खुद म्यूजिक चार्ट्स पर ध्यान दिया और जो देखा वो काफी चौंकाने वाला है। टॉप 50 गानों में से लगभग 88% गाने मेल सिंगर्स के हैं और सिर्फ 12% फीमेल सिंगर्स के। ये दिखाता है कि फीमेल आवाजों को कमर्शियली आगे बढ़ने के कितने कम मौके मिलते हैं। वो बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात करती हैं। वो मानती हैं कि म्यूजिक में इस लैंगिक असंतुलन की जड़ हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच में है। ये एक बहुत गहरे सांस्कृतिक मुद्दे की तरफ इशारा है। मतलब हमारे म्यूजिक सीन में ऐसी पावरफुल, आत्मनिर्भर महिला रोल मॉडल्स की कमी है जो अपनी कहानी खुद लिखें और लड़कियों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करें। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां इतने सारे दबाव हैं, वहां कौन सी चीज उनके लिए एक सहारे का काम करती है? उन्हें आगे का रास्ता साफ साफ कैसे दिखाई देता है? वो कहती हैं कि मां बनने के बाद उन्हें एक गंभीर किस्म की क्लैरिटी मिली। उनका बेटा उनकी प्राथमिकता लिस्ट में नंबर 1 पर है और बाकी सब कुछ नंबर 10 से शुरू होता है। इससे उन प्रोजेक्ट्स को ना कहना बहुत आसान हो गया है जो उनके समय और ऊर्जा के लायक नहीं है। उनके पिता का सीधा और सच्चा मार्गदर्शन हमेशा उनके लिए एक मॉरल कंपस की तरह रहा है। वो ये पक्का करते हैं कि वो जमीन से जुड़ी रहें और उन चीजों पर ध्यान दें जो असल में मायने रखती हैं। आखिर में उनकी कहानी से हमें यही समझ आता है, एक सफल और सार्थक करियर बनाने के लिए एक सख्त प्लान की नहीं, बल्कि अपने उसूलों और अपनी वैल्यूज की गहरी समझ की जरूरत होती है। तो ये अंतिम विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे यादगार विरासत बनाने का रास्ता कामयाबी के पीछे भागना नहीं, बल्कि हर हाल में अपने सच के साथ खड़े रहना है?